हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एल्केन की प्रिपरेशन की आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन और फिर उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी समझिए बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली होते हैं। जैसे एल्केन के बारे में बताते हैं, जैसा कि हमने आप लास्ट मतलब इससे पहले वाली वीडियो में देखे, मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बताया था। तो अब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहे हैं एल्केन की। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, सबको पता है CnH2n+2 है। अब यहाँ पर क्या करना है, इधर देखो बेटा। जैसे हमारे पास में C5, आपने पेंटेन पढ़ा है, C5S10S12 5 रखेंगे, 5 2 10 और 10 और 2 कितना हो गया 12। ये भाई पेंटेन है और पेंटेन में नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, 3 आइसोमर्स होते हैं, 6 आइसोमर्स। तो हमने ये भी आपको जियोसिन बताया था 6 आइसोमर्स। तो ये 6 आइसोमर्स नॉर्मल पेंटेन होगा इसका, ये आइसोपेंटेन होगा बेटा, और ये होगा तुम्हारा नियोपेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन क्या होता है, जब 5 कार्बन एक लीनियर फॉर्म में लगे रहते हैं, 1 2 3 4 5 बैलेंस करना आता है। ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन लगा दो तो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे आपको पता है, 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, नॉर्मल पेंटेन। क्या बन जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। कभी कभी कुछ चीजें बीच में अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो समझ में कम आती है, तो इसलिए हम आपको प्रीफर करना चाहेंगे कि इससे पहले वाला वीडियो जो एल्केन और प्रिपरेशन का है उसे जरूर पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये हम नॉर्मल पेंटेन है। नॉर्मल पेंटेन में 5 कार्बन है, पांचों आपकी सीधी रेखा में, चेन में, स्ट्रेट चेन में है, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन है, इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, पेंटेन। क्यों, नॉर्मल पेंटेन है और ये हमारा हो गया 5 कार्बन सीधे है, पेंटेन केवल 5 कार्बन है, पेंट माने 5 कार्बन, इन माने सिंगल बॉन्ड। आइसोपेंटेन उसे कहते हैं जब ब्रांचिंग होती है, हमने 4 कार्बन लगा दिए, एक कार्बन हमने बीच में लगा दिया, ब्रांचिंग कर दी। तो अब इसे बैलेंस करूंगी, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लगेगा, 3 से ऐड कर चुके, 1 बचा। तो ये बन गया आइसोपेंटेन। क्या बन गया, आइसोपेंटेन। नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। हाउ मेनी कार्बन, 4 कार्बन है। 4 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में है और 2 नंबर पे मिथाइल है, तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इतना डिटेल में नहीं बताना चाहिए तो ये टॉपिक फिर डिले हो जाता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। थोड़ा स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2-मिथाइल ब्यूटेन आईपीसी नेम है, और वैसे इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच में लटका हुआ है तो इसे आइसोपेंटेन कहेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये आइसोपेंटेन है। क्या है ये, आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन क्यों है आपको पता है, बीच में क्या लगा है, ब्रांचिंग है, बीच में क्या है, ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग का मतलब हो गया है, जितना ब्रांचिंग करोगे उतना ज्यादा चेन में क्या होगा, लीनियरिटी कम होगी। अब यहाँ पर आ जाए नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में और ब्रांचिंग हो जाएगी, इसमें ऊपर नीचे 2 जगह एल्किल ग्रुप लगा दीजिए। ये एल्किल ग्रुप है बेटा, ये क्या चीज होती है, मेथेन। एक एच कम कर दो तो इसे क्या पढ़ेंगे, मिथाइल। तो मिथाइल क्या कहलाएगा, एल्किल ग्रुप है ना। ये कौन है, ये एल्केन है, तो ये एल्किल ग्रुप हो गया, एक एच कम कर दिया। तो अब बीच वाले ये देखिए, ये कार्बन है, इस यहाँ से CH3 को हटा के यहाँ लगा दिया, H वहां भेज दिया, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बचे, बैलेंस करो, CH3। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, नियोपेंटेन। क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई, स्फेरिकल। बोलो, इसकी स्ट्रक्चर में देखिए गौर से, ये देखिए, ये आपको आगे भी काम आएगी। केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम पता है वो क्या है, केमिस्ट्री की एक समस्या है। केमिस्ट्री को हर जगह जब भी जो मिल जाए पढ़ने के लिए आप पढ़िए। केमिस्ट्री इंटरलिंक बहुत है, हर चैप्टर, हर चीज क्लास वाइज अगर आप 9 10 11 12 में हर जगह आप कनेक्ट करोगे। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये हो गया 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया तुम्हारा, जल्दी से नाम बताओ इसका, क्या नाम है, नियोपेंटेन। कॉमन नेम आईपीएसी 1 2 3, 2 पर क्या लगा है, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया।
है। बताओ इसमें सबसे ज्यादा लीनियर स्ट्रक्चर कौन सी है? नॉर्मल पेंट, एकदम सीधा है बोलो। अब ये थोड़ा सा फिर क्या हो गया, स्फेरिकल आ गया, फिर यहाँ ज्यादा स्फेरिकल हो गया। तो जगह सरफेस एरिया किसका ज्यादा है? नॉर्मल पेंटेन का। सरफेस एरिया सबसे कम किसका है? नियो का। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा होने से लीनियरिटी होगी और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, ज्यादा इंटरेक्शन तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सरफेस एरिया बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अगर हम आपको बताएं इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चर में कौन से हैं? ये चेन आइसोमर्स हैं। कौन से? चेन आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको पढ़ाए थे जीओसी में। स्ट्रक्चरल में चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये सब में से ये हमारा है चेन आइसोमर्स। चेन में परिवर्तन किया गया है। तो तीनों का फार्मूला सेम है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर में अलग अलग अंतर है। तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है। क्यों अलग है तीनों का बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। मोर बॉइलिंग पॉइंट मींस मोर सरफेस एरिया, मोर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस होता है? मॉलिक्यूल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा। इसलिए इन तीनों में से अगर इसे ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे सी, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होगा, बी का सी से ज्यादा होगा। इस तरह की कहीं क्वेश्चन हो जिसमें ब्रांचिंग हो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें लीनियरिटी हो उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। और सुनो, मोलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मान लीजिए एक तुम्हारे पास पेंटेन है और एक तुम्हारे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4, और पेंटेन में कितने कार्बन है? 5। तो मोलर मास किसका ज्यादा होगा? पेंटेन का। तो इसलिए मोलर मास बढ़ने पर भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। समझ में आ गया? इस चीज का भी विशेष ध्यान रखिए। मेल्टिंग पॉइंट की तुम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक गैसेस होती हैं। मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन जानते हो, जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उनमें ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आपको पता है जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उसमें हमारे 4 कार्बन होते सीधे नॉर्मल पेंटेन, और बीच में अगर ब्रांचिंग कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। ये दोनों का मिक्सचर किसमें पाया जाता है? एलपीजी में। और सीएनजी में क्या होता है? मेथेन होता है। जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें क्या होता है? मेथेन गैस। और जो एलपीजी होती है उसमें होता है ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो एक कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक जितने भी एल्केन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन में लास्ट में एन आता सफिक्स, ये सब के सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गैस होते हैं। जबकि कार्बन 4 से ऊपर चले हेक्सेन सॉल्वेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हाँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पेंटेन का भी कम होगा। बोलो, तेरासी में उड़ जाएंगे क्योंकि ब्यूटेन गैस है। तो आगे चलेंगे, मोलर मास बढ़ा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो कार्बन 18 तक जनरली लिक्विड्स होते हैं। कार्बन 12, 13, 14, 15, कार्बन 6 के ऊपर सब क्या हो जाते हैं? हेक्सेन लिक्विड है। बोलो, एक अच्छा सॉल्वेंट हो रहा है हेक्सेन, पेट्रोल जैसा। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? एल्केन है। दीज आर द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर द एल्केन्स। कार्बन 18 है तुम्हारा, उससे ऊपर वाले सब सेमी सॉलिड बन जाएंगे, बैक्स कहलाएंगे, मोम जिसे कहते हैं। तो जो मोमबत्ती कैंडल होती है उसमें जो मोम होता है, बैक्स होता है, बैक्स में क्या होता है? कार्बन 18 से ऊपर एल्केन होते हैं। समझ में आ गया? ज्यादा बड़े एल्केन होते हैं कार्बन 18 से ऊपर, तो वो सेमी सॉलिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सेमी सॉलिड। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सर मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट तो उनका देखा जाता है जो सॉलिड हो, तो कार्बन 18 से ऊपर वाले होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, कम होगा। इसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक होता है इवन कार्बन, एक होता है ओड कार्बन। इसमें इवन और ओड कार्बन का चक्कर है। मान लीजिए एक C18 है, एक C19 है। समझ में आ गया? तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको बताना होगा कि आपके सामने C18, 18 दूनी 36, 36 से 2 कितने हो गए? 38, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? C19
38 और 2 कितने हो गए 40। तो अब ये तुम्हारे पास एल्केन है दोनों। अब आपसे पूछा जाए बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है डेंसिटी पर। अगर आप कभी भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जितना कॉम्पैक्टनेस होगा, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? अब तुम कहोगे सर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो तुम तुरंत कहोगे सर मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। बात सही है, मोलर मास ज्यादा, वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमने आपसे क्या कहा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जब किसी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स में हम ओड इवन का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ओड इवन कार्बन का। तो आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों के। तो आप अपने साथ समझिए, फिजिकल प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, इसमें समझना ध्यान से। अगर हम आपके सामने ए बेटा C4 4 2 8 2 10 और C5 लेते हैं, इधर देखिए तो 4 में क्या होगा 1 2 3 4, पर ध्यान समझना। और 5 में क्या होगा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा इवन हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑड हो गया। बोलो सर, इनका भी इफेक्ट पड़ता है। अब आपको इतना सर्च करना है कि भाई ऑड इवन से क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरा मानना ये है कि सॉलिड जिसका मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा डेंस होगा, और ज्यादा डेंस उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, उसके कितने कार्बन एटम है, ऑड है कि इवन है। क्योंकि कभी कभी एक एक्स्ट्रा पैकिंग, अगर पैकिंग सब लोग सही से बैठ जाए, मेरी बात समझना, सही से बैठ जाए कॉम्पैक्ट एकदम, तो पास होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो डेंसिटी ज्यादा हो गई, कॉम्पैक्ट में वॉल्यूम कम वॉल्यूम में ज्यादा लोग आ गए। अब मान लीजिए ऑड इवन में एक कार्बन का अंतर है लेकिन पैकिंग अच्छी नहीं हो पा रही, मेरी बात समझ रहे हो, उतने वॉल्यूम में जब पैकिंग अच्छी नहीं हो रही है तो इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो वहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए चाहे उसके कार्बन ज्यादा क्यों ना हो। तो हम किसको प्रीफर करेंगे जनरल रूप से मेल्टिंग पॉइंट के लिए? ऑड और इवन कार्बन का पैकिंग पर। समझ में आ गया? इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, सेमी सॉलिड में से देखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आप एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है सी कितना बताया है, C18H38 और C19H40 में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है बताइए। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इवन होगा। हाँ इवन होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कार्बन है, अभी ज्यादा बड़े कार्बन नहीं मानेंगे, ठीक है, छोटे एग्जाम्पल के रूप में हमने मान लिए 4 कार्बन है, एक में 5 कार्बन है। तुम कहोगे ये तो गैसियस है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट की बात ही नहीं कर सकते। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है तो बच्चों क्या करेंगे हम एग्जांपल, तुम कहोगे सर सॉलिड जो है नहीं मेल्टिंग पॉइंट कहां से होगा, ब्यूटेन क्या है, गैस है, हम इसे नहीं ले सकते एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, लेकिन हम समझा सकते हैं। जो इवन नंबर वाले कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है 4, इसमें कार्बन कितने 5। तो आप याद रखना जिसका मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें इवन कार्बन हो। अब बताओ इसमें 4 कार्बन है, अगले वाले में 5 कार्बन है, तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो अब यहाँ पर क्या होगा 4 कार्बन 5 कार्बन में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? 4 कार्बन वाले का। इसका मेल्टिंग नहीं होगा, ये तो खुद रूम टेम्परेचर पे गैस है, मेल्ट उसे करेंगे जो सॉलिड होगा। तो मैंने एग्जांपल दिया था C19H40 और क्या दिया था हमने आपके सामने C18H38। इसमें किसका ज्यादा होगा? ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि जब इसकी हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे ये हो गया 4 1 2 3 4, तो इसका जो कॉम्पैक्टनेस होगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो थोड़ा सा पास रहेगा, ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, इसलिए इसका क्या होगा डेंसिटी ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पैकिंग अच्छी हो जाएगी। और जबकि अगला वाला कार्बन का मोलर मास ज्यादा है फिर भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो ये सब है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की पैकिंग पर। तो इसलिए ऑब्जर्व किया गया है, तो बोला गया है कि भाई एक इवन नंबर वाले कार्बन अपने से ज्यादा वाले कार्बन यानी ऑड नंबर वाले कार्बन से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। तो 18 नंबर वाला कार्बन भले इसका मोलर मास कम है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट नेक्स्ट कार्बन से ज्यादा होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है।
मोलर मास बढ़ने से क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट। नहीं है समझ में? तो मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा लीनियर के लिए देख रहे हैं हम, ब्रांचेस के लिए बात नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? लीनियर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ब्रांचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा सर। हाँ, It is applicable for alkene or not? not alkene, I am saying about the alkane Only. हाँ, I am now I am saying about the alkane. ठीक है, I am not saying about the alkene alkyne also, or here I am not saying about the branch alkane, I am saying about only the normal alkane. ठीक है, because many problems occurs, many variations occurs in branched alkane. Understood? That's why we can say general things in there. ये normal alkane के लिए है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखिए, सॉल्वेंटी की अगर बात करते हैं, देखो बेटा, कोई क्लियर आइडिया तभी मिलता है जब इसका प्रैक्टिकल किया जाता है। आपके पास सेमी सॉलिड एल्केन रखा हो, एक मिनट, तभी तो आप बता पाएंगे। आपके पास बैक्स रखा है दो तरह का, एक इवन नंबर का, एक अगले ऑड नंबर वाला। आप उसे मेल्टिंग पॉइंट उसका देखिए, बोलो थर्मामीटर में चेक करके मेल्टिंग अपरेटस में चेक करेंगे तभी पता चलेगा इसका ज्यादा है कम है। तो ये ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो देखा जाता है, बहुत सारे वेरिएशन देखे जाते हैं, कभी कुछ वेरिएशन भी आते हैं, लेकिन जो जनरल ट्रेंड्स है अनब्रांच के लिए कोई, देखो ब्रांच एल्केन के लिए, अनब्रांच के लिए कोई फिक्स अभी कोई वो नहीं है, बिना प्रैक्टिकल के नहीं बता सकते हो। लेकिन ये पाया गया है कि ऑड नंबर वाले कार्बन वो इवन नंबर वाले कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है नेक्स्ट ऑड नंबर वाले कार्बन की तुलना में। ठीक है, अब ये कह दो ये 100% हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऐसा देखा गया है कुछ एल्केनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉल्वेंटी। अगर वहाँ C18 की जगह पे 19 की जगह पे C17 होता तो देखो बेटा, यहाँ अगर 17 कर देंगे, यहाँ नहीं, यहाँ पर तो इसके ही ज्यादा होता है। यहाँ पर यहाँ 17 कर दीजिए, 18 यहाँ ये हो गया, यहाँ पर 18 ही रहेगा है, तो इसके ज्यादा होगा। हम इवन नंबर वाले में बता चुके, और क्योंकि अब इस समय इसका F की दो रीजन है, इसका मोलर मास भी ज्यादा है। ये सर क्या बात है, पिछले में तो मोलर मास, तो मैंने आपसे क्या कहा, इवन नंबर को प्रीफर करते हैं। यहाँ दो बातें, इवन नंबर भी है और नेक्स्ट वाले जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका कार्बन भी कम है, मोलर मास भी कम है। हम जो क्वेश्चन आपको इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, मैंने पता है ना क्वेश्चन क्यों दिया, ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए दिया था, इसका मोलर मास भी ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मैंने क्या कहा था, इवन नंबर कार्बन है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सही से पैक हो जाते हैं, ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, दैट्स व्हाई। समझ में आ गया, इसीलिए मैंने बोला था। मुझे पता है कि जनरल ट्रेंड्स ये है कि मोलर मास बढ़ने पर हर चीज बढ़नी चाहिए, बोलो बढ़नी चाहिए क्या। आप अब हमें बताइए, एल्केन है तीन प्रकार के थे, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। क्या वहां पॉसिबल था नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, क्यों? सरफेस एरिया कम है, और नॉर्मल पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो रीजन बनाए जाते हैं, समझ में आ गया, जैसा हो उसी तरह उसको रीजन दिया जाता है। ठीक है, अच्छा सॉल्वेंटी बची है, सॉल्वेंटी बता दे। बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया बेटा, अब बचता है सॉल्वेंटी। तो आपको बताएं एल्केन किसमें सॉल्वेबल होते हैं, तो एल्केन सॉल्वेबल होंगे, पानी में सॉल्वेबल नहीं होते, अल्कोहल में, ईथर में, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें भी घुल जाएंगे। तो एल्केन्स डिसॉल्व इन अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और वाटर कैसा होता है, पोलर। भाई एल्केन पानी में नहीं मिलेगा, एल्केन वाटर में मिल जाएगा नहीं। घर पे आपने देखा पेट्रोल पानी में मिल जाता है, तो केरोसिन ऑयल, डीजल नहीं मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए एल्केन में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इधर देखो एल्केन क्या होता है, इधर देखिए हाइड्रोकार्बन होता है, और पानी कैसा होता है, इधर देखो पोलर। तो पोलर का मतलब जानते हो, पोलर इसलिए यहाँ पर हल्का सा क्या होता है, पोलर में क्या होता है माइनस और प्लस। लेकिन एल्केन में जो हाइड्रोजन कार्बन होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए ये पोलर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अगर
दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 से कम हो तो वो पोलर नहीं होता है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है 0.4 का, तो ये पोलर नहीं है। अब ये रूल क्यों हर जगह पालन किया जाए, ऐसा तो होता नहीं। कुछ 10-5% एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पोलर होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रूल नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ कम होता है। ये बात समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं केमिस्ट्री में जो परेशान कर सकती हैं। तो आप फील करोगे ना जब तक केमिस्ट्री को नहीं कंटिन्यूअस, तब तक केमिस्ट्री पे आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? हर रूल को एक जगह नहीं लगा सकते। कैसे? अब तुम बताना, BF3 है, अब बताओ ये पोलर है कि नहीं है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है। देख लीजिए कितना अंतर आया, कितना अंतर आया? 4 में से 2.5 में कितने बचे? 1.5 आया। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर 0.7 से लेकर के 1.7 तक होती है, वे सब पोलर होते हैं। बोलो ये पोलर है? फिर भी ये पोलर नहीं है, BF3 नॉन पोलर है। क्यों अभी पोलर नहीं है? क्योंकि डायपोल मोमेंट अब यहाँ क्या चेक किया जाएगा? डायपोल मोमेंट, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। डायपोल मोमेंट ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट हो गया, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया। अब बताओ BF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिफरेंस तो खूब है, लेकिन फिर भी पोलर नहीं है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ही ऐसी अरेंज की गई है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट काम आएगा। तो कहीं ना कहीं हम चीज उसी हिसाब से उसका आंसर बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोकार्बन पोलर नहीं है, ये पानी में क्यों नहीं मिलते? क्वेश्चन आ गया, एल्केन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वाटर इज ए पोलर और एल्केन इज ए नॉन पोलर। तो जैसे को तैसा चाहिए, डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व। तो एल्केन को नॉन पोलर है तो नॉन पोलर चाहिए, इसलिए एल्केन अनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। एल्कोहल जानते हो, एल्कोहल पानी में घुल जाता है, एल्कोहल में एल्केन में घुल जाता है, पेट्रोल में घुल जाएगा, क्योंकि एल्कोहल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। समझ में आ गया? तो अब इसलिए एल्केन पानी में नहीं घुलेगा, एल्केन पानी में नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा एल्केन, ये बात याद रखिए। इसलिए एल्केन किस में घुलेगा? एल्कोहल में और ईथर में। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए एल्केन पानी में नहीं घुलता। क्यों? एल्केन है नॉन पोलर और पानी है पोलर, इसलिए इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता। तुमने देखा होगा पानी में अगर पेट्रोल में पानी चला जाए तो पानी नीचे रहेगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा। वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, जबकि उसकी डेंसिटी 1 से कम होती है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है वो नीचे रहेगा। तो कुल मिला के एल्केन में CH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, 0.7 से कम है, इसलिए एल्केन नॉन पोलर है। यहाँ रीजन दे दिया ये वाला। समझ में आ गया? ठीक है। तो कोई पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे पोलैरिटी कैसे डिफाइन की जाती है? सर, दो एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.7 से 1.7 के बीच में है तो पोलर है, और जिसका 1.7 हो जाता है वो 50% आयनिक हो जाता है, 50% कोवैलेंट हो जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार के, पोलर और नॉन पोलर। अब HCl कैसा है? पोलर, जबकि H2 क्या है? नॉन पोलर, क्योंकि H के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0 है। HCl के बीच में डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करिए, जब आप समझेंगे तभी आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्केन की हेडिंग डालना शुरू कर दीजिए। एक्शन। बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की अगर बात करें तो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी है, पहले समझिए ध्यान से। मेनली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेटा इसमें जो रिएक्शन होने वाली है वो सब कैसी होंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज एल्केन गिव्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही केमिकल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है। अगर आपसे पूछे एल्केन की सभी रिएक्शन जनरली कौन सी रिएक्शन एल्केन्स देते हैं, तो एल्केन्स गिव्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होती है एडिशन, एडिशन वहाँ होती है जहाँ पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड है नहीं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच में, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना है यहाँ पर। तो कार्बन कार्बन तोड़ो बॉन्ड या कार्बन CH तोड़ो, CH तोड़ो, और सब्स्टिट्यूशन में तो CH बॉन्ड तोड़ा जाता है, मतलब क्लेवेज होता है। तो एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा? बताओ बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी बताने जा रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
जल्दी बता बेटा, एल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हो आप लोग? यस सर। सब्स्टिट्यूशन में जैसे हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नंबर 1 हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के बारे में बताइए आप लोग। हैलोजिनेशन में सबसे ज्यादा हैलोजन कौन सा रिएक्टिव होता है? ये तो आपने पढ़ा होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? Fluorine. यस, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। आपको ये भी बता दें फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है लेकिन गैस बदल जाता है, क्योंकि 18 डिग्री सेल्सियस के बाद नीचे आ जाएगी तब ये लिक्विड बनेगा। तो सर्दियों में ये क्या है, ये लिक्विड मतलब कैसा हो जाएगा? सर्दियों में लिक्विड होगा, गर्मियों में लिक्विड नहीं होगा, गैस बन जाएगा। गैस बन जाएगी क्योंकि इसका वॉल्यूम कम होगा। आगे देखिए ये क्या है? सॉलिड। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या गैस, समझ में आ गया? तो बताओ बेटा स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है? ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिव कम हुआ, ज्यादा रिएक्टिव है। और सुनो, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसमें क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फ्लोरीन गैसियस स्टेट में है और फ्लोरीन का साइज छोटा है, आपने पढ़ा होगा। ग्रुप 17 में रखी गई है हैलोजन। हम क्या कराने जा रहे हैं? हैलोजिनेशन किसका कराने जा रहे हैं? एल्केन का। लेकिन नहीं, मुझे एल्केन पढ़ना पहले, फिर हैलोजन पढ़ना है, तब तुम उसका हैलोजिनेशन करा पाओगे। अब देखिए हैलोजिनेशन में क्या होता है। ग्रुप 17 में रखे गए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो इसकी प्रॉपर्टीज सीख लेगा हैलोजन की, मैंने इसकी काफी प्रॉपर्टीज है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बताओ बेटा? साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो सबसे दबंग कौन है? क्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। और सुनो, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, बढ़ेगी नहीं, घटेगी, साइज बढ़ता है। आप एक चीज बताओ, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तुम बताओ। Fluorine. और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है? Fluorine. क्लोरीन। अपवाद है, पहले घटी, पहले बढ़ी, फिर घटने लगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक प्रॉपर्टी 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है किसी इलेक्ट्रॉन को इंटर कराने में जो एनर्जी रिलीज हो। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया? फ्लोरीन। अच्छा क्वेश्चन ये है, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है बेटा? विवेक बताइए। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव, वेरी गुड। इसका साइज है छोटा, तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? ये पास में आ जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? और ये लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। तो ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्सन। तो लोन पेयर में रिपल्सन होता है। और बॉन्ड लेंथ कैसी है? शॉर्टर। तो बेटा देखो, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ पर जब बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, हमने आपको बताया था एक बार, 2 दिल बने एक डोरी से, दोनों दिल बने एक डोरी से, पास में है, मतलब इनकी ससुराल पास में है, मतलब दोनों पास में ही घर है। हाँ, 2 दिल बने एक डोरी से, दोनों दिल एक डोरी से बंधे हैं, बंध गए। इनके माँ बाप, इनके माँ बाप पेरेंट्स, इन पेरेंट्स के बीच में क्या है? लड़ाई है। 2 दिल बंधे डोरी से, लेकिन दोनों के पास में बगल में क्या है? लोन पेयर। सेम चार्ज है दोनों के बीच में, तो सेम चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। तो अच्छा खासा बॉन्ड, कितना भी बॉन्ड, जबकि जब हमने ये पढ़ा है कि दूरी कम होती है तो मजबूत बॉन्ड होता है। बोलो, दूरी कम है तो रिश्ता जो है बॉन्ड कैसा है? मजबूत है। तो मजबूत बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ मजबूत होते हुए भी कमजोर हो गया, क्योंकि ये लोन पेयर है। अगर ये लोन पेयर ना होते, अगर ये पेरेंट्स नहीं होते, समझ में आ गया? तो ये बॉन्ड कैसा होता? स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ही मजबूत होता। यह सपोज किया गया। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मतलब लाइफ के बारे में बता रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ छोटी है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, आई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ कम है,
बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर ये लोन पेयर आ गए यहाँ पर 3, ये बहुत कमाल करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन। इसलिए 2 दिन बने डोरी से, आगे भी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होते हुए भी इनके रिपल्सन वजह से बॉन्ड टूट जाएगा, और इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है, स्टेबल कम है। तो F2 is not so stable, but it is a more reactive, because F2 is more reactive. The reason is this inter-electronic repulsion. दोनों के बीच में दोनों पेयर है, बॉन्ड टूट जाएगा। अभी कहाँ पढ़ोगे, हाइड्रोजन चैप्टर में 12th में। लेकिन हमें पढ़ना क्या, ये नहीं होता 11th है, ये 12th है, जहाँ मिल जाए उसे पढ़ लो। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन देते ही सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में कौन सी बताने जा रहे हैं पहले, हैलोजनेशन। और हैलोजन में अगर क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन, हैलोजन में अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीनेशन, हैलोजन में अगर आयोडीन है आयोडीनेशन। बट एक प्रॉब्लम है, फ्लोरीनेशन नहीं करते डायरेक्ट, क्योंकि फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव कि विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया बढ़िया, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, ये अंधेरे में रिएक्शन कर लेता है, इसे उजाले की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, इसलिए फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि इसका बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, रिएक्टिव है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इनके बॉन्ड टूट जाएंगे। टूट गए बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड टूट गया, रिएक्टिव हो गया। और सुनो, रिएक्टिव वो होता है जिसके बॉन्ड टूट जाए और दूसरे से रिएक्शन कर ले। समझ में आ गया, इसके लिए आयोडीन होता तो वो सॉलिड स्टेट में है, पहले वो गैस में चेंज करो, तो उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो आयोडीन कैसा होना चाहिए, जल्दी टूट जाना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, बोलो सर। गैसियस स्टेट में तो रिएक्टिव होगा, बट अब ये रूम टेम्परेचर पे क्या है, तो पहले गैस में बदलोगे, हीट देनी पड़ेगी। वो ओवरऑल स्टेट वाइज क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जनरेट करूं यहाँ पर, करूं जनरेट, मैं कनेक्ट कर रहा हूं इसको पी ब्लॉक में, हाइड्रोजन फैमिली 12th में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं पूछूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मेरा क्वेश्चन क्या है, दिस इज ए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब मैं यहाँ आपसे कहूँ, बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, ये नहीं होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर होगा, सबसे कम एनर्जी लगेगी आयोडीन में, उल्टा फिर होगा फ्लोरीन में, फिर होगा क्लोरीन में, नहीं ब्रोमीन में, और सबसे लास्ट में ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और दिस इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कई बच्चे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को ही कह देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड रिएक्टिविटी। आप रिएक्टिविटी एक अलग चीज है, बॉन्ड डिसोसिएशन अलग है। हाँ मानते हैं बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो रिएक्टिव होगा। अब बताओ, यहाँ तो आयोडीन का बॉन्ड जल्दी टूट रहा है, आई का साइज कैसा है, साइज बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, दोनों बीच में ज्यादा। बड़ा सा डंडा लीजिए और तोड़ दोगे, लेकिन छोटे से डंडे को तोड़ने में दिक्कत होगी। शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समझ में आया। अब होता क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, क्लोरीन, बट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, नहीं ज्यादा नहीं, कम। ये क्या लिख दिया आपने, ये क्या लिख दिया, तो किसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, क्लोरीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ये क्या है, बढ़ता क्रम, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अच्छा, और दूसरा प्रश्न, increasing order of bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, bond dissociation enthalpy, this is increasing order of bond dissociation enthalpy, this is increasing order of bond dissociation enthalpy। इधर देखिए, सबसे कम तोड़ने में ऐसे किसमें लगेगी, सबसे ज्यादा क्लोरीन, सबसे ज्यादा क्लोरीन में लगेगी। आप समझ नहीं रहे हो, सबसे जल्दी बॉन्ड किसका टूटेगा, क्लोरीन का, सबसे जल्दी आयोडीन, उससे ज्यादा क्लोरीन का, उससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा क्लोरीन का। क्लोरीन की तोड़ने में जल्दी ज्यादा लगेगी। क्यों, मेरी बात सुनो पूरी बात। अगर आप ध्यान समझेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन तब होता है जब किसी चीज को गैसियस स्टेट में बदल देते हो, यानी ये सॉलिड नहीं है, ये सब किस फॉर्म में लिए गए, गैसियस स्टेट में। अब तोड़ेंगे
अब बॉन्ड इसका जल्दी टूटेगा, तो जल्दी टूटेगा तो कम एनर्जी चाहिए बोलो कि ज्यादा एनर्जी चाहिए? कम चाहिए। तो इसलिए हमने लिख दिया सब। अब यहाँ पर आप एक काम करो, हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो हम यहाँ इंक्रीजिंग जगह क्या करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। अब बताओ किसका बॉन्ड नहीं टूटेगा? पहले किसे लिखा जाएगा? जिसका बॉन्ड थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी। बताओ तुम्हारे हिसाब से क्लोरीन। तुम ये कहोगे एफ की दूरी कम है, तो चलिए जो हाँ वास्तविक ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, लेकिन रिपल्सन वजह से इसलिए क्लोरीन में आ जाएगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, रिपल्सन कम महसूस करेगा, इसलिए यहाँ पर Cl2। फिर कौन आएगा? ब्रोमीन आएगा कि क्लोरीन आएगा? ब्रोमीन आएगा। फिर कौन आएगा? और फिर नहीं, ब्रोमीन के बाद आएगा क्लोरीन, और फिर सबसे कम आयोडीन। सबसे कम बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी किसमें लगेगी? आई में, और फिर क्लोरीन में, और फिर और ज्यादा ब्रोमीन में, और सबसे ज्यादा Cl में। पता है क्यों? और Cl के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई है F से, रिपल्सन कम होगा, लेकिन शॉर्टर बॉन्ड लेने की वजह से इसके तोड़ने की एनर्जी ज्यादा लगी है। समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए। एक्शन बेटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बता दी हैलोजन के बारे में, नहीं बताते तो तुम हैलोजनेशन अच्छे से नहीं समझ पाते। अब हम समझाएंगे हैलोजनेशन में सबसे पहले क्या होगा? फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन और आयोडीनेशन। पहले तो तुम लोग ये तैयार कर लीजिए कि इसमें क्या होगा। आपको बताएं फ्लोरीनेशन, बच्चों फ्लोरीनेशन नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, कभी भी फ्लोरीनेशन रूम टेम्परेचर पे इसलिए नहीं रखता कि फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है, फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, अंधेरे में रिएक्शन कर लेता है डार्क में, तो भाई फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे हम। जैसे ये हमारे सामने मेथेन है, और तुम मेथेन की रिएक्शन फ्लोरीन से डार्क में कराना चाहो तो हो तो जाएगी, एक्सप्लोसिव होगी रिएक्शन, ठीक है? नहीं कराएंगे फ्लोरीनेशन, डायरेक्ट नहीं होता है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, पहले क्लोरीनेशन करा, बाद में फ्लोरीन में चेंज कर लेंगे, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी फ्लोरीनेशन। अब मेथेन कौन है जल्दी बताओ? एल्केन। मेथेन कौन है बच्चा? ध्यान से देखो, एल्केन। मेथेन क्या है? एल्केन। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं सनलाइट की प्रेजेंस में, ये बेटा सनलाइट जानते हो E बराबर क्या होता है? H। ये हमारी फोटो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो फोटो सब्स्टिट्यूशन माने फोटॉन की प्रेजेंस में हैलोजनेशन हो रहा है, फोटो हैलोजनेशन। Halogenation has been done by in the presence of sunlight। क्यों सनलाइट? अब यहाँ क्लोरीनेशन है, तुम बताओ हैलोजन में कौन है? ये क्लोरीनेशन। अब क्लोरीनेशन क्यों है? एक रीजन बताइए। क्लोरीनेशन इसलिए है क्योंकि क्लोरीन का बॉन्ड, ये देखो, ये देखिए सूरज के प्रकाश में, सनलाइट में ये होमोलिटिक फिशन बनाता है, और ये हमें फ्री रेडिकल देता है। आपने पढ़ा होगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जानते हो? ओड इलेक्ट्रॉन, और कोई स्पीसीज, एनी स्पीसीज हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। और ये होमोलिटिक फिशन से प्राप्त होते हैं। अगर ये Cl2 है, ये शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए प्लीज, ये क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल। क्या कहलाएगा? फ्री रेडिकल। और हेटेरोनेटिक फिशन से हमें आयंस प्राप्त होते हैं। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से फ्री रेडिकल पैदा करेगा, वो फ्री रेडिकल इसके पास जाके H को हटा देगा। तो हम वैसे बताएं डायरेक्टली, तो इसमें से H हटेगा, Cl लगेगा, क्या बन जाएगा? CH3Cl और एक HCl। समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही तो होता है कि क्लोरीनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन का मतलब Cl आ रहा है, H जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ये CH4 है, CH4 है, तो CH4 में क्या होता है बताओ बेटा? CH4 में ये वाला H चला गया, उसकी जगह क्या आ गया? Cl। क्या आ गया? Cl। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो Cl2, तो आप दिखा सकते हो सर ये HCl निकल गया यहाँ से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, बन गया तुम्हारा CH3Cl। समझ में आ गया? और प्लस क्या बन गया? HCl। इस तरीके से इसका नाम क्या है बता चुके हैं, आईपीएससी पढ़ा चुके हैं, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड एक कॉमन नेम है, और इसका आईपीएससी नेम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है? क्लोरोमेथेन।
तो क्लोरोमीथेन एक हमारा क्या नाम है, आईपीएसी, वैसे नाम है मिथाइल क्लोराइड। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन होता है और ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी होती है, आपको बता दें, इनकी सबकी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, समझना ध्यान से, और होती आयनिक मैकेनिज्म। लेकिन कोई तुमसे कहे क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरीन की एल्केन से रिएक्शन, तो कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब रही बात फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, इधर देखो। पहली स्टेप होती है इनिशिएशन, दूसरी स्टेप होती है प्रोपेगेशन और तीसरी स्टेप होती है टर्मिनेशन। तो बेटा सूरज के प्रकाश में सनलाइट में क्लोरीन क्या करेगा, Cl रेडिकल देगा, वो इसके पास आके जुड़ जाएगा और एक रेडिकल निकलेगा, इस तरीके से HCl बनेगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl। समझ में आ गया, बोलो सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं जानते हो, H हट रहा है और Cl लग रहा है, इसे क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ। हाँ, क्लोरीनेशन होता नहीं है, डायरेक्ट क्या कराते हैं हम पहले क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्लोरीनेशन एल्केन का कराएंगे तो कौन सी मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सी होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमीन करा लोगे, सेम उसी तरीके से बोलो बेटा, ये हमारा मेथेन है, ये ब्रोमीन है। अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे देखो सर, तो यहाँ पर सनलाइट के साथ हमें एक्स्ट्रा हीट भी चाहिए, समझ में आ गया, थोड़ा और टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ब्रोमीन, तुम बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बताओ बेटा कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन। इसे किसी जरूरत नहीं है, अंधेरे में रिएक्शन कर लेगा, लेकिन इससे दिक्कत है कि विस्फोट हो रहा है, तो हम करा नहीं रहे। तो क्लोरीनेशन सनलाइट चाहिए, तो ब्रोमीन को थोड़ा और एक्स्ट्रा हीट चाहिए, तब जाके ये Br टूटेगा और H के साथ हटा देगा, H क्या बन जाएगा, CH3Br प्लस HBr। CH3Br को हम क्या कहते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। क्या कहते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, या इसका दूसरा नाम है ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन आईपीएसी नेम है, और मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, जल्दी से बताओ, क्या नाम है, कॉमन नेम। तो ये ब्रोमिनेशन हो गया। प्रॉब्लम आती है आयोडीनेशन में और फ्लोरीनेशन में। दुनिया में याद रखना, 2 तरह के लोग ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव और बनाए आलसी, मतलब बहुत कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। समझ में आ गया, बाकी सब मॉडरेट कंडीशन हो जाते हैं। 2 लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना और बहुत कम रिएक्टिव होना, ये 2 चीजें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो जैसे फ्लोरीन कैसा होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो क्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होता, ऐसे ही आयोडीनेशन होगा डायरेक्ट, उससे दिक्कत नहीं है, विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन आयोडीनेशन कराने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कम रिएक्टिव है। बोलो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है आयोडीनेशन। चलिए तुम तो कहोगे सर तो फिर आयोडीनेशन नहीं होता रूम टेम्परेचर में, नहीं होता रूम टेम्परेचर पर। इस बुक में भी दिया गया आयोडीनेशन कराया है, लेकिन मेरा मानना है आयोडीन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ गया, कब करेगा, जब करेगा जब एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दो उसको। समझ में आ गया, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा। मेरी बात समझ लो, एक होता है थोड़ी सी हीट देना, काम नहीं चल रहा, थोड़ी हीट से तो इतनी ज्यादा हीट देके काम करो तो वैसे क्या मतलब है, इसलिए आयोडीन रूम टेम्परेचर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए याद रखना हमेशा, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन पॉसिबल, बट आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आयोडीनेशन फिर भी कराते हैं, समझ में आ गया, विशेष कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर पर। बात रिएक्टिविटी है। हाँ बेटा पूछिए, देखिए देखो बेटा, देखो बेटा राजेश को हो गया बेटा प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हम एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद में तो जो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव मैटर होगा उसके आगे चीजें तभी बता पाएंगे जब आपको बेस क्लियर हो। अभी आपको यही नहीं पता है कि कौन सी रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन देते हैं, तो जनरल रूप से सभी सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। फिर पता है इसी रिएक्शन में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा है। अब जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछें, जैसे ये लिखा है, बताओ बेटा CH3 CH2 CH3, इसका नाम बताओ। प्रोपेन है बेटा कृष्णा, प्रोपेन है। क्लोरीन से रिएक्शन कराओ सनलाइट की प्रेजेंस में, लो
हाउ मेनी प्रोडक्ट यू विल फाइंड हियर? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों बनेंगे? यहाँ पर दो तरह के हाइड्रोजन है, या ये दोनों एक प्राइमरी है, एक जैसे बोलो मिथाइल है, ये दोनों एक जैसे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, तो 2 प्रकार का सब्स्टिट्यूशन होगा जब हमारे पास 1 मोल Cl2 होगा। क्लोरीन ज्यादा ले लोगे तो सब बढ़ जाएंगे H, समझ में आ गया? तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक CH3 CH2, यहाँ से H हटा के यहाँ Cl लगा दिया, और दूसरा हमने कहाँ से हटाया, बीच वाले से हटा के यहाँ Cl लगा दिया। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये दोनों कैसे हैं? आइसोमर हैं, और याद हो दिस इज ए पोजीशन आइसोमर। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि दोनों का फार्मूला देखिए C3 और 3 तो 5 7 7S बोलो Cl, दोनों का फार्मूला क्या है? सेम है, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिकॉज द पोजीशन ऑफ द क्लोरीन इज डिफरेंट। 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन से तो कितने प्रोडक्ट प्राप्त हुए? 2 बने। अब कहाँ पहुंच गए हम लोग? 12th में एल्केन से। क्यों? हेलो एल्केन कहाँ पढ़ाया जाता है? 12th में। समझ में आ गया? तो दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। किससे बना रहे हैं? एल्केन से। ये कहाँ है? पी ब्लॉक में, हेलोजन फैमिली में। ये कहाँ पर है? हाइड्रोकार्बन एल्केन में। ये कहाँ पर है? हेलो एल्केन चैप्टर अलग से। तो अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं वो कई जगह कनेक्ट होती है, ऑर्गेनिक में या कहीं भी हो, केमिस्ट्री में, ठीक है? अब बात करते हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे बेटा, बताइएगा CH3, हाँ बेटा CH3 बताओ बेटा, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, सब्स्टिट्यूशन तो होगा। एल्केन कौन सी रिएक्शन देते हैं? सब्स्टिट्यूशन। भाई सनलाइट है, जहां सनलाइट दिख जाए और हेलोजन दिख जाए या हीट बना हुआ हीटेड लिखा हो, समझ लीजिए H हटेगा, वो चीज लगेगी। अब बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट यू विल फाइंड हियर? बताओ कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? एल्केन हैलाइड के, हेलो एल्केन के। बताओ बेटा कितने प्रोडक्ट बनेंगे हेलो एल्केन के? सिंगल एक बनेगा। क्यों? यहाँ पर एक तरह के हाइड्रोजन है हर जगह और एक कार्बन से लगे हैं, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इनमें से किसी एक जगह से क्या निकलेगा? H, और निकलने के बाद क्या बन जाएगा? H हट जाएगा और यहाँ CH2 Cl, क्या निकल गया आपका सबको पता है, H निकलेगा और ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। क्या बन गया? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया? हेलो एल्केन। इसका आईपीसी नेम क्या है बता दोगे? इसका आईपीसी नेम बताओ बेटा। 1 2 3 2 डाइमिथाइल और 1 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। समझ आ गया? आईपीसी भी समझने की कोशिश करो, अगर भूल गए हो तो समझ लीजिए, ठीक है? 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो बेटा इसमें कितने प्रोडक्ट प्राप्त हुए? एक प्राप्त हुआ। बोलो। तो ये बहुत सी बातें हैं। आपसे हम पूछें, बताओ C5H12 ये क्या चीज है? जल्दी बताओ। पेंटेन। बताओ पेंटेन का वो कौन सा चेन आइसोमर है? विच चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ाया था। पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। याद है? बताओ पेंटेन का वो कौन सा चेन आइसोमर्स है जो केवल क्लोरीनेशन करने पर सिंगल प्रोडक्ट देता है? नियोपेंटेन। यस, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन बताओ, पेंटेन का वह कौन सा चेन आइसोमर्स है जो हमको 3 प्रोडक्ट देता है क्लोरीनेशन पर? बताओ। नॉर्मल पेंटेन। वेरी गुड, नॉर्मल पेंटेन। कैसे? 1 2 और बीच में ऐसे नहीं, बिना स्ट्रक्चर नहीं। केमिस्ट्री में थ्योरी बहुत कम है, समझना ज्यादा है। थ्योरी का मतलब समझते हो? वर्ड्स टाइप के बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो इधर देखो, ये हमारा है 1 2 3 4 5। बताओ बच्चों यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 2 और 3। इसका नाम क्या है? नॉर्मल पेंटेन। अगर हम इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, बताओ क्या होने वाला है इसमें? ये एक से है, दोनों CH2 से जुड़े हैं। सराउंडिंग देखो, ये दोनों एक से हैं। बोलो ये दोनों क्यों? इधर CH3 से, इधर CH2 से, इधर CH2 से, इधर
ये अलग है, क्यों? ये CH2 इधर CH2 इधर CH2 दोनों तरफ से CH2 जुड़ा है, तो यहाँ पर ये दोनों हो गए एक से, इसलिए A कर दो। ये दोनों एक से हो गए, B कर दिया। ये अलग टाइप के, तो ये C हो गया। बोलो, तो तीन जगह से हाइड्रोजन निकलेगा, या इन दोनों में से एक जगह निकालो, इन दोनों में से किसी एक जगह निकालो, इसमें से एक निकालो, तो तीन प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। पहला प्रोडक्ट हो गया CH3 CH2 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 Cl, बन दोनों पेंटेन। और यहाँ पर दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 क्लोरो पेंटेन, और ये बनेगा तुम्हारा, याद करो, 3 क्लोरो पेंटेन। समझ में आ गया? ये देखो, जहां से हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं वो वातावरण देखो चारों तरफ कैसा है, नहीं समझे? ये दोनों CH3 एक से, ये दोनों CH2 एक से, लेकिन ये CH2 अलग है, क्योंकि ये CH2 इधर दोनों तरफ CH2 जुड़ा है, लेकिन ये CH2 इधर CH3 जुड़ा है। समझ में आ गया? तो तीन प्रकार के इसमें प्रोडक्ट बने, नाम बताओ। 1 क्लोरो पेंटेन और 2 क्लोरो पेंटेन और 3 क्लोरो पेंटेन। तो इसका मतलब, अगर नॉर्मल पेंटेन का तुम क्या करोगे, क्लोरीनेशन, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ऑप्शन दिया जाएगा 1 2 3 4। समझ में आ गया? बड़े ध्यान से चीजों को समझिए, ठीक है? नहीं आया समझ में? आ गया। अब ये हो गया, थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा देने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अब है तो यहाँ देने के लिए बहुत कुछ, हमें पहले बेसिक चीजें पढ़नी है, साथ साथ में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी लिमिटेशंस होते हैं कि बच्चों कितना आए, कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है? आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करती है हमारी पढ़ाने का तरीका। आप ज़्यादा पढ़ोगे तो हम ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे, हम आपको ले चल रहे हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे भूल जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो टीचर के साथ साथ में क्या करो, पढ़ो और उनसे तुरंत पूछिए, ठीक है? प्रॉब्लम इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, तुरंत पूछने से प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी होती है और समझ में आती है। अब ये समझ में आ गया, बोलो आ गया? इसे अच्छे से पढ़िए, जब भी क्लास हो तो आप उसमें पूछिए दोबारा से, ठीक है बच्चा? हो गया? अब आपसे पूछे, बताओ नॉर्मल पेंटेन का वो कौन सा चेन आइसोमर्स है जो हमें 4 प्रोडक्ट देता है? आइसोपेंटेन। वेरी गुड, आइसोपेंटेन कौन सा है? आइसोपेंटेन। चलो आइसोपेंटेन देखते हैं। आइसोपेंटेन का फार्मूला क्या होता है, बताओ बेटा? CH3, मैंने बताया था बीच में क्या कर देते हैं, ब्रांचिंग। लो बेटा, 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5H12 है, आइसोपेंटेन है। बताओ बच्चों, 3 कैसे होंगे, 4 होंगे? देखो, ये CH3 किससे जुड़ा है? CH से, तो ये एक तरह का हो गया। ये वाला CH3 किससे जुड़ा है? ये अलग टाइप का हो गया। जब ये CH3 तीनों, लेकिन किससे जुड़ा है? ये देखो, ये CH2 अलग हो गया और ये एक H है, ये अलग हो गया। तो चारों जगह से क्या निकाल दो, एक H हटा जाओ और Cl लगाते जाओ और बन जाएगा तुम्हारे 4 प्रोडक्ट। नहीं आया समझ में? बना सकते हो? नहीं बना पाओ तो बता दें। देखो बच्चों, CH3 CH, कोई बात नहीं, CH2 Cl एक बन गया, इन दोनों में से एक ही हटा दिया। अगला क्या होगा, CH3 CH2 CH है, ये वाला हटा दिया, 2 बन गए। और देखो CH3 CH2 से यहां से हटा दिया, 3 हो गए। अब यहां से हटा देंगे CH3 से। बताओ बच्चों कितने प्रोडक्ट बन गए? 4 प्रोडक्ट बन गए। चारों के आईपीसी नेम भी आप लोग लिख लीजिएगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरे वाले का 1 2 3 4, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा बताओ? इसका नाम क्या होगा, इस ऊपर वाले का नाम बताओ? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पेंटेन कहां से आएगा, लॉन्ग चेन। इसका आईपीसी नाम क्या होगा बताओ ना? 1 क्लोरो
वन कहाँ है क्लोरो, यहाँ पे 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ क्या नाम होगा, सीएल कहाँ लगा है, यहाँ पर, यहाँ लगा है, बोलो बेटा। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, बताओ बेटा। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या और भी हो सकते हैं, क्या और भी हो सकते हैं, बताओ। तो ये किसमें निकले, जल्दी बताओ। आइसो, जल्दी से बताओ ये कौन है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में कितने बने, 4 बने आइसोमर्स। हाउ मेनी आइसोमर्स, 4 बने। चारों का फार्मूला सेम है। अरे भाई चारों की आइसोपेंटेन में तुम क्लोरीनेशन कराओगे, क्लोरीनेशन कराओगे तो क्लोरीनेशन के बाद में कितने प्रोडक्ट बने इसमें, 4। आइसोपेंटेन में 4 बने। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर मान लीजिए नियोपेंटेन होता, नियोपेंटेन होता, अब बताओ ये कौन है, नियोपेंटेन से। तो नियोपेंटेन से कितने बनते हैं, क्लोरीनेशन करने पर बताओ केवल एक प्रोडक्ट बनता। याद आया, अब वो कौन सा होता, बोलो बोलो, ये वाला होता। इसका नाम क्या होता, इसका नाम तो बताया था मैंने, 1 2 3। तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल और प्रोपेन, 3 कार्बन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं किसकी, नियोपेंटेन हो गया। अब हम बात करते हैं, एक और हमने बताया था आपको याद हो, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन से कितने बने थे याद करो, बता चुका हूं मैं। नॉर्मल पेंटेन CH3 CH2 CH2 और CH2 CH3 दिख रहा है सबको, डिवीजन 1 2 3 दिख रहा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 हो गया। तो नॉर्मल पेंटेन है। अगर आप ध्यान से देखें नॉर्मल पेंटेन में कितने बने थे, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों एक से हैं, ये अलग थे। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बनेंगे 3। वो कौन कौन से बनाए मैंने, मैं आपको दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका नाम हो गया 1 क्लोरोपेंटेन। अब बताओ इसमें क्या होगा, यहाँ सीएल लगा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। और यहाँ पर लगा दीजिए बीच में 1 2 3 4, ये नंबरिंग करो 1 2 3 4। तो इसमें 3 क्लोरो बन सकता है, क्या 3 क्लोरोपेंट। अच्छा यहाँ पर हमने कम कर दिया, यहाँ सीएल नहीं लगाना चाहिए, पेंटेन है ना। तो ये देखो, ये एक पे लगा दिया, यहाँ सीएल लगाएंगे, H हटेगा, यहाँ CH3 आएगा। इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरोपेंटेन होगा ना बेटा, क्यों नहीं बनेगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सीएल, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए 3 क्लोरोपेंटेन, बोलो 3 क्लोरोपेंटेन। तो ये 1 क्लोरोपेंटेन है और ये 2 क्लोरोपेंटेन। अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाते पढ़ाते अगर आप ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो और पहले से पढ़ चुके हो तो चीजें समझ में आएंगी। 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन तो 3 क्लोरोब्यूटेन, बोलो 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन 3 क्लोरोब्यूटेन। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब बताओ नॉर्मल पेंटेन के कितने बने आपके आइसोमर्स, कब बनेंगे, इधर देखिए, जब इसका हम क्लोरीनेशन कर देंगे। जब इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बने 3। और जब हम नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो 1, और आइसोपेंटेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो कितने बनेंगे 1 2 3 4। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, यस सर, बताना मुझे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12th का, और इस साल बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। C5H12, इधर देखो ये पेंटेन है, बट इसमें ये नहीं लिखा है कि नॉर्मल पेंटेन, कि आइसोपेंटेन है, कि नियोपेंटेन है, कुछ लिखा है नहीं। अब हम इसका क्लोरीन से रिएक्शन कराएं सनलाइट में और क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी प्रोडक्ट यू विल गेट हियर,
8 बनेंगे। कैसे? याद करो, इनके पोजीशन आइसोमर्स होंगे 3। यस सर। नॉर्मल, आइसो और नियो पेंटेन। यस सर। बोलो। वो तो 3 आइसोमर है, इसकी पोजीशन चेन आइसोमर्स, और उन चेन आइसोमर्स का क्लोरीनेशन कराओगे तो नॉर्मल पेंटेन से 3 बनेंगे, नियो पेंटेन से 1 बनेगा और आइसो पेंटेन से 4 बनेंगे। 4 3 7 1 8, टोटल 8 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। और 8 प्रोडक्ट का फार्मूला यही होगा C5H11Cl। याद रखना, क्योंकि इसका जब क्लोरीनेशन होता है तो H हटता है, Cl लगता है। C5H11Cl। तो जो ये फार्मूला बना है, इस फार्मूला से कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? ये 12th में, 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हेलो एल्केन चैप्टर में दिया गया एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन था, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H11Cl, ड्रा द स्ट्रक्चर्स आल्सो। तो हाउ मेनी चेन आइसोमर, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? क्वेश्चन होगा उसमें 3 4 8, समझ में आ गया? तो 8 इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, 8 होंगे, 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। और 8 स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात है, तो अगर रिटन पेपर होता है तो स्ट्रक्चर ड्रा भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? नॉर्मल पेंटेन के 3, आइसो पेंटेन में 1 2 3 4, और नियो पेंटेन का 1 4 3 7 1 8। C5H11Cl में कितने बने तुम्हारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? 8 बने। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप लोग। C5H11Cl having a 8 chain isomers और these are given in board। समझ में आ गया? हमने ड्रा भी कर रखी स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। नॉर्मल पेंटेन में कितना दे रखा हमने, देखो, और आइसो पेंटेन में दे रखा है। ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसो पेंटेन की स्ट्रक्चर 1 2 3 4, और ये नियो पेंटेन की 1। तो नियो पेंटेन का क्लोरीनेशन करो तो 1 बनेगा, और नॉर्मल पेंटेन का क्लोरीनेशन करो तो 1 2 3, और आइसो पेंटेन का करो तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 1 8, टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे। बच्चों अब हम जो है आयोडीनेशन बताने जा रहे हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन होता नहीं था डायरेक्टली, अब आयोडीनेशन है। जैसे बेटा मेथेन है, मेथेन की रिएक्शन आयोडीन से कराएं तो मैंने क्या कहा था, I2 सॉलिड स्टेट में होता है और ये रिएक्टिव ज्यादा होता नहीं है, ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए आयोडीनेशन कराने की एक और कमी है। मान लीजिए हम इसमें हीट दे भी दें, बोलो ज्यादा हीट दे दें, तो ज्यादा हीट देने के बाद क्या बनेगा? CH3I + HI। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। मान लीजिए किसी कारण तुमने किसी तरीके से करा दिया एल्केन का आयोडीनेशन, तो बनेगा क्या? तुम एक चीज और देखो ना, CH3I + HI। अब आपको पता है इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? HI। तो HI तो दिक्कत कर रहा है, HI इसके साथ दोबारा रिएक्शन करके वापस यही बना देगा। तो जो रिएक्शन रिवर्सिबल है, अभी तक जो रिएक्शन थी वो रिवर्सिबल, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इरिवर्सिबल थी, बट आयोडीनेशन रिवर्सिबल है। तो इसलिए इसके लिए एक रेमेडी है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये रिएक्शन वापस क्यों कर रही है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है? अब हम लोग पहुंचेंगे इसमें 15 ग्रुप नहीं 17 ग्रुप P ब्लॉक में हैलोजन एसिड HF, HCl, HBr और HI। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो HF की रिएक्शन कराने से क्या होता है? HF में बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? कम, और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ और ज्यादा, और HI की बॉन्ड लेंथ और ज्यादा। तो बताओ ये हैलोजन एसिड है बेटा, क्या है? हैलोजन एसिड। और हैलोजन एसिड जो होते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? HI के जल्दी बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, ऊपर से नीचे जाने पर साइड बढ़ता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? HI। HF ज्यादा पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है, देखो ना 2.14, 2.13, 2.1, 2.8, 2.1, 2.7। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पोलर कौन है? ये ज्यादा पोलर है, तो साइज भी छोटा है, पास रहेगा, प्लस माइनस ज्यादा चार्ज रहेगा, तो इसका बॉन्ड तोड़ना कठिन है, इसलिए HI की बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। इसलिए HI कैसा हो गया? मोर रिएक्टिव। अगर क्वेश्चन आ जाए इन सभी हैलोजन एसिड में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है? थर्मल स्टेबल HF है।
सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल कौन है? HF इज मोर स्टेबल देन HBr, नहीं HCl then HBr then HI. This is the order, this is the decreasing order of thermal stability of hydride or halogen family. समझ में आ गया? ज्यादा पोलर ज्यादा स्टेबल. This is the order of thermal stability. But I am saying about that here is a question, is it more reactive, which is more acidic? चलिए बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है जो जल्दी H प्लस आयन दे दे? इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा. यस HI का. तो इसमें HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? HI. फिर HBr, फिर HCl, फिर HF. इसलिए HI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी कम हो गई? HI की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए HI रिएक्टिव है, इसलिए HI इसके साथ रिएक्शन करके ये बना सकती है. इसलिए हम इसमें क्या डालेंगे? इधर देखो बच्चों, अगर इधर देखिए बेटा, अगर मन नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकते हैं. ध्यान से देखिए इधर CH4 प्लस I2. आपको हमेशा पता है कभी कोई चीज पढ़नी है तो बड़ा ध्यान सीरियसली समझिए. जब आपका मन बिल्कुल एकदम एकाग्र होगा सामने, तभी आप समझेंगे. ठीक है? CH4 I2 से रिएक्शन करेगा, तो I2 से रिएक्शन कराना है मुझे इरिवर्सिबल तरीके से. तो पता क्या करें, हम इसमें डाल दें कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या यहाँ पर डाल दो आयोडिक एसिड HiO3. इसका नाम आयोडिक एसिड है. यहाँ HiO4 कर देते तो पर आयोडिक एसिड होता है. तो ये आयोडिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दोनों. यहाँ जो HI पैदा हुआ है वो उसको किसमें बदल देगा? I2 में. मेन चीज ये है, जो HI यहाँ पैदा होगा वो इसके साथ रिएक्शन ना करके उसको हम किसमें बदल देंगे? I2 में. और HI I2 में, I2 कैसा होता है? लेस रिएक्टिव, इसलिए वापस फर्दर रिवर्स में नहीं आ पाएगा. ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया? आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया. आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू आयोडीन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडाइड को आयोडीन में. आयोडाइड किसमें बदल गया? आयोडीन में. समझ में आ गया? तो आयोडाइड को अगर आयोडीन में बदलना है तो क्या करो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए. कंसंट्रेटेड HNO3 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है. डाइल्यूट HNO3 एसिड का काम करता है. समझ में आ गया? कंसंट्रेट HNO3 किस रूप में काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसे ही कंसंट्रेट H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है. ऐसा नहीं है ये एसिड नहीं है, एसिड भी है, लेकिन कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसको डिकम्पोज कर रहा है, किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? आयोडाइड को आयोडीन में. अब बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कैसे पता चले कि HNO3 ने HI को कैसे ऑक्सीडाइज किया? इसकी रिएक्शन है P ब्लॉक 15 ग्रुप में. इसे हटा दे. समझ में आ गया? तो ये हाइड्रोजन एसिड, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HI. इसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा. जल्दी से बताइए. HI. तो अगर आप ध्यान से देखें, इधर देखो, ये हमारे पास HI है. हम ये आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या होता है जब HI कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है? अब सुनो, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? P ब्लॉक 15 ग्रुप फैमिली. 15 ग्रुप. अब सुनिए, कंसंट्रेट HNO3 किसमें डिकम्पोज होता है? NO2 में. और 15 ग्रुप P ब्लॉक है ना, H2 प्लस नीसेंट ऑक्सीजन. याद रखो, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो नवजात ऑक्सीजन देता नीसेंट. तो क्या होता है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का क्या हो रहा है? 3 to the 6 रिडॉक्स पहुंच जाओ. 3 to the 6 में से +5, +5 से क्या हो रहा है? +4. ये क्या हुआ? खुद का क्या हुआ? रिडक्शन. खुद का क्या हुआ? रिडक्शन. दूसरे क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. व्हाई HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में आ गया? खुद रिड्यूस हो गया, नीसेंट ऑक्सीजन दे दिया. अब ये ऑक्सीजन कौन लेगा बेटा? ध्यान से देखो, HI, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HI के साथ. ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इधर देखिए सामने, इधर अगर ये HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीजन देगा किसको? देगा HI को. तो ये HI में देगा तो क्या बनेगा? I2 बना. यहाँ पर -1 चार्ज 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा H2O. अब देखिए इधर ध्यान से, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए. ये दोनों हम कहाँ पहुंच गए? रिडॉक्स में. अब आप P ब्लॉक में ये नीसेंट ऑक्सीजन कट गया, क्या रिएक्शन बैलेंस होके आएगी? बैलेंस होके ये आएगी
ट्वाइस HNO3 प्लस ट्वाइस HI ट्वाइस NO2 प्लस I2 प्लस 2H2O। यानी अगर आप ध्यान से देखें, हमने जो HNO3 यहाँ लिया है, उस HNO3 का काम क्या है? HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बड़ो इस रिएक्शन में जो HI पैदा होगा, उस HI को किसमें बदलना है? I2 में। तो HI अगर बना रहेगा तो रिएक्शन वापस आके इधर चली जाएगी, रिवर्सिबल रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, HI को I2 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने ये रिएक्शन लिखी 10th क्लास की, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में HNO3 का डिकम्पोजिशन होता है, ब्राउन गैस प्राप्त होती है। यहाँ पर NO2 गैस किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की। अब क्वेश्चन आता है कि NO2 गैस ब्राउन कलर की क्यों होती है? अगर आप कनेक्ट करो इसको, तो NO2 गैस का ब्राउन कलर क्यों होता है? इसके पास NO2 के पास में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, ओड इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन विजुअल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता है तो कलर देता है। इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे अगर प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी होगा और साथ में ये ब्राउन कलर फ्यूल्स भी देगा। CO2 गैस तुमने सुना होगा, CO2 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए CO2 का कलर नहीं होता है। अगर NO2 का कलर ब्राउन कलर का होता है, उसके रीजन क्या है? इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन है? आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में क्या होता है? ये शेयरिंग कर लेते हैं याद करो ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री बना रहा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन विजुअल रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होगा तो कलर शो करेगा ब्राउन कलर। समझ में आ गया? कलर डिपेंड करता है उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। तो इस तरीके से चीजें कनेक्ट होती हैं। अगर हर चीज पे ध्यान नहीं देंगे, अधूरा रहेगा, तब मामला केमिस्ट्री भूलते जाएगा। आपको सब बातें आनी चाहिए कि हमारे रिएक्शन कब रहेगा, इसमें क्या क्या चीज क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसका कोई अता पता नहीं होता। कभी पी ब्लॉक पहुंच चलेंगे, कभी ऑर्गेनिक चले जाएंगे। ये एक रियल तरीका होता समझने का, जिससे हम चीजों को कम समय में स्मार्ट तरीके से सीख लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसे नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे जो हमने समझाया है, HNO3 डालने से रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि जो रिएक्टिव HI है वो I2 में बदल जाता है। I2 लेस रिएक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है नाइट्रेशन। हाइड्रोजनेशन के बाद नाइट्रेशन आती है। आप थोड़ा स्पीड से बताएंगे बाकी रिएक्शंस। नाइट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रेशन में NO2 लगता है, और नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग एजेंट लेते हैं HNO3 की रिएक्शन कराएंगे। देखिए मेथेन की रिएक्शन कराओ, मेथेन की रिएक्शन किससे कराएंगे? HNO3 से। तो जब मेथेन की रिएक्शन HNO3 से कराओगे तो क्या होगा? मेथेन का फार्मूला क्या है? CH4। HNO3 से रिएक्शन कराओगे, H हट जाएगा और बंद लग जाएगा NO2। बस H हटाओ, जैसे Cl लगाते थे ऐसे H हटाओ, NO2 लगाओ, बस नाइट्रेटिक मिक्सचर है। तो नाइट्रेटिंग एजेंट कौन है? नाइट्रिक एसिड। ये हमें क्या देगा? NO2। समझ में आ गया? सब्स्टिट्यूशन हो गया, H हट गया, NO2 जुड़ गया, तो क्या हो गया? नाइट्रेशन। इसे नोट कर लीजिए। और बिना गर्म करे रिएक्शन कोई होती नहीं, हीट का निशान बना दीजिए। एल्केन और रिएक्शन विद HNO3 गिव नाइट्रो एल्केन। दिस इज ए नाइट्रो एल्केन। इसका नाम क्या है? नाइट्रो एल्केन में ये नाइट्रोमेथेन हो गया ना, एक कार्बन है नाइट्रोमेथेन। नोट कर लीजिए नाइट्रोमेथेन। और ये रिएक्शन वेपर फेज में होती है 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और वेपर फेज में होती है, वेपर में चेंज कर लेते तब HNO3 रिएक्शन कराते हैं। Alkanes containing more than one carbon atom, all possible mono nitro alkane are found। एक से ज्यादा कार्बन होते हैं तो हमें मोनो नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा। जैसे बताओ CH3 को क्या कहते हैं? बताओ बेटा, ये तो जानते ही हो आप लोग, इसे कहते हैं H+N एथेन। अब यहाँ पर जिसमें एक से ज्यादा कार्बन होते हैं उसमें ऑल पॉसिबल मोनो नाइट्रो एल्केन आर फाउंड। जितने बन सकते उतने बनाएंगे। यहाँ समझना, यहाँ बॉन्ड टूट भी सकता है। क्यों टूट सकता है तुम बताओ? हाई टेम्परेचर, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा रहे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CH3NO2 और प्लस CH3CH2NO2। बताओ, नाइट्रो एथेन और नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन नाइट्रोएथेन। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे हाई टेम्परेचर पर। और बताओ बेटा, अगर हम CH3CH2 इधर देखो, CH3 इसके रिएक्शन कराएंगे, इधर देखो HNO3 से हाई टेम्परेचर पर। अब बताओ इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? इसमें 3 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे बता दो, बताओ। 3 का 4 बनेंगे, कोई निश्चित है क्या? हम कहेंगे 1 टूट गया, 2 टूट गए, नहीं है समझ में? एक जीतो तो क्लियर है,
यहाँ से चलेगा, ये बीच से चलेगा, ये तो क्लियर है। CH3 CH2 CH2 NO2 बनेगा और एक H कहाँ चलेगा, ये आइसो बनेगा। समझ में आ गया? ये तो दो बनना तय है ही, और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये बीच से टूट जाएंगे। समझ में आ गया? बीच से टूटने से क्या बन जाएगा, मिथाइल वाला, और ये इथाइल वाला बन जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कितने बनेंगे, ये डिपेंड करता है अमाउंट पर, टेम्परेचर पर, बहुत सारे फैक्टर पर। लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या सीखना है बताओ? तुम्हें यहाँ ये सीखना है, अगर एक से ज्यादा कार्बन है तो मोर देन 2 एल्केन बन जाएंगे, वो सॉरी एल्किन क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन। तो इसमें कुछ याद नहीं करना, इसमें H हटाओ, क्या लगाओ, HNO3 से क्या पैदा होता है, HNO3 की स्ट्रक्चर जानते हो? HNO3 की स्ट्रक्चर ये होती है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रखना, जो H है वो H2 निकला, यहाँ से H निकला, और वो OH के साथ H2 बनेगा और NO2 लग जाएगा। समझ में आ गया? और बहुत सारे रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, बोलो, और कोई रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, हाई टेम्परेचर में होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तुम्हें इतना यानी समझना है सल्फोनेशन में, H हटाओ NO2 नाइट्रेशन, H हटाओ NO2 लगाओगे, सल्फोनेशन नहीं, नाइट्रेशन लगाएगा। सल्फोनेशन में SO3H लगेगा। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रेशन। इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बेटा, कर लीजिए। हो जाता। नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनेशन। क्या आता है, सल्फोनेशन। अगर हम सल्फोनेशन की बात करते हैं बेटा, तो सल्फोनेशन हमेशा एस्टर या ओलियम की प्रेजेंस में होता है। तो अगर हम, ये है एल्केन, बताओ ये क्या है, एल्केन, ये कार्बन है, एल्केन है, जनरल फार्मूला एल्केन का। अगर हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनेगा, RSO3H, ऐसे लिखा होता है, एल्किल बेंजीन। ये क्या है, एल्किल सल्फोनिक एसिड, दिस इज एल्किल, तो दिस इज ए सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों को एक बात बताएं, यहाँ एक समस्या रहती है H2SO4 की, ओपन स्ट्रक्चर बना लो। अगर हम ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे H2SO4, याद आई, तो ऐसे समझ लीजिए, तुम ऐसे शॉर्टकट में समझ लीजिए, लो ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा RSO3H, एल्किल सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे R जगह क्या है, एल्केन है। अगर मेथेन लेते हो और H2SO4 से रिएक्शन कराते हो, कंसंट्रेट H2SO4 से, तो H हटके क्या लग जाएगा, SO3H। बोलो बेटा, H हट गया, SO3H लग गया। अभी H हटाया था, NO2 लगाया था, नाइट्रेशन। अभी H हटा रहे हैं, SO3H लगा रहे हैं, तो सल्फोनेशन। क्या कराएगा, सल्फोनेशन। तो ये सल्फोनेशन हो गया। लेकिन अगर हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन और हायर मेंबर होते हैं एल्केन के, तब हम रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, ओलियम। क्या कराएंगे, ओलियम। ओलियम जानते हो, ओलियम जानते हो। चलिए, ये हो गया आपका H2SO4। H2SO4 किसके लिए है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 पेंटेन तक। अगर कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई तब H2SO4 काम नहीं करेगा, तब ओलियम काम करता है। ओलियम में SO3 गैस ज्यादा होती है। अब तुम बताओ ओलियम क्या होता है, ओलियम बताओ बेटा, ओलियम क्या होता है, ओलियम, ओलियम नहीं जानते हो, रेडॉक्स में खूब पढ़ा होगा, H2H2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम। क्या कहते हैं सेम, ओलियम। ओलियम का दूसरा नाम है फ्यूमिंग H2SO4। क्या नाम है, फ्यूमिंग H2SO4। इसमें होता है H2SO4 प्लस SO3 गैस, दोनों को मिला दो, इसका फार्मूला बन गया H2H2O7। ये ओलियम होता है। जब लैब में कंसंट्रेट H2SO4 की बोतल का ढक्कन खोलोगे तो उसमें SO3 गैस निकलेगी, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ओलियम या फ्यूमिंग H2SO4। कई बार इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, ओलियम का ऑक्सीडेशन निकालो सल्फर की, यहाँ भी +6 आएगी। समझ में आ गया, तो ये ओलियम है। ये कब लेते हैं, जब तुम्हें हायर एल्केन का सल्फोनेशन कराना हो, हेक्सेन हेप्टेन बड़े बड़े नाम। तो उसमें होना क्या है, H हटेगा SO3H लगेगा। जैसे बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, बेंजीन का फार्मूला क्या है, बोलो, ये होता है C6H6। तो इसकी ओलियम से रिएक्शन करा, अपने आप H हट जाएगा, क्या लग जाएगा, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। तो तुम्हें सल्फोनिक एसिड बनाना है
एल्केन से एल्किल सल्फोनिक एसिड बनाना है, एल्केन से H हटाओ, SO3H लगाओ। SO3H दो लोगों से लगता है, या तो तुम कंसंट्रेट H2 को इस्तेमाल करो या ओलियम इस्तेमाल करो। अब बात चलती है आइसोमराइजेशन की। ये हो गई तुम्हारी सल्फोनेशन। अभी क्या था पहले नाइट्रेशन, ये हो गया सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या लेते हैं, ओलियम या H2। अब आपको बताएंगे एक ऐसी रिएक्शन आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन माने होता है फार्मूला से स्ट्रक्चर डिफरेंट, आइसोमर्स से बना है। तो इसमें हम लुईस एसिड AlCl3 इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये काम कहाँ होता है आपको बता दें, पेट्रोल इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। क्यों? ये क्या चीज है बताओ बच्चों? ये है ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन। और ये कैसा ब्यूटेन है बेटा? नॉर्मल। अगर हमें आइसोब्यूटेन बनाना हो, बीच में अटकाना हो, लो दिस इज ए आइसोब्यूटेन। दोनों में क्या अंतर है? दोनों चैन आइसोमर्स हैं। दोनों क्या है? चैन आइसोमर्स हैं। बोलो है? फार्मूला 4 दूनी 8 2 10 ब्यूटेन का फार्मूला है। फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चैन आइसोमर्स है। कुछ नहीं करना है तुम्हें, नॉर्मल ब्यूटेन से किस में बदलना है? आइसोब्यूटेन। इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमराइजेशन। इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है लुईस एसिड AlCl3, और हम गर्म करेंगे और साथ में थोड़ा सा HCl ले लेते हैं। ये रिएक्शन होती है। इधर देखो बेटा कितनी सिंपल रिएक्शन है, नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। क्या डाल दिया? AlCl3 सिंपल रिएक्शन है। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए, आप सुनना ध्यान से, जैसे अगर आपसे यूं कहें ब्रांचिंग करनी है, तुम्हें क्या करनी है? नॉर्मल एल्केन से ब्रांचिंग करनी है, तो आपको बता दें आप AlCl3 डालो। पहले जो पेट्रोल आता था, पहले जो पेट्रोल इस्तेमाल करते थे पेट्रोल पंप पर, उसमें आवाज ज्यादा आती है इंजन में, अब आवाज कम आती है। तो पहले उसमें नोकिंग ज्यादा होती थी, तो उसमें एंटी नोकिंग एजेंट मिलाया जाता था पेट्रोल में, टेट्राएथिल लेड, टैल। ये जीके में भी क्वेश्चन आता है, टेट्राएथिल लेड क्या है? टेट्रा इथाइल, ये इथाइल है, लेड का फार्मूला PB। ये मिलाया जाता था पेट्रोल में जिससे वो आवाज कम करे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, जब वो जलता था तो लेड बाहर आता था, तो हमारे नाक के अंदर चला जाता लंग्स में, तो लेड हमारे लिए टॉक्सिक होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब सीसा रहित पेट्रोल आएगा, उसे हिंदी में सीसा कहते हैं लेड को। अब पेट्रोल पंप पे लिखा होता सीसा रहित पेट्रोल, यानी अनलीडेड पेट्रोल, लेड नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या बदलाव कर दिया? उन्होंने फ्यूल चेंज कर दिया। उन्होंने फ्यूल क्यों चेंज किया? उन्होंने फ्यूल का करा दिया आइसोमराइजेशन। क्यों? पहले हम इस्तेमाल करते थे नॉर्मल ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ए नॉर्मल। ये हमारा फार्मूला है गैसोलीन पेट्रोल का, नॉर्मल ऑक्टेन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने AlCl3 डाल दिया, HCl की प्रेजेंस में गर्म किया, तो ये हमारा बन गया। इसमें ब्रांचिंग हो गई, 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। उन्होंने ब्रांचिंग कर दी, 1 2 3 4 5। ये हो गया 2 डाइमिथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। बोलो बेटा, ये बन गया। उन्होंने पहले हम ये इस्तेमाल करते थे, अब हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहले आवाज ज्यादा आती थी, अब आवाज कम आती है। ऐसा क्यों हुआ? किसकी वजह से हुआ? ये हमारा हो गया जाके आइसोमराइजेशन। इसे आप नोट कर सकते हो, आइसोमराइजेशन है ये बेटा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है आइसोमराइजेशन की बात लिखिए, एरोमेटाइजेशन। बेटा पता है आपको, आइसोमर बनाना था तो आइसोमराइजेशन, अब मुझे एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है एल्केन से तो एरोमेटाइजेशन। एरोमेटिक जानते हो? बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, पढ़ा है आपने? यस सर। बेंजीन, हाँ साइक्लिक तो है ही, एरोमेटिक है। अकल रूल को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिसिटी पढ़ा है आपने? तो एरोमेटाइजेशन किसका करा रहे बताना बेटा। CH3 CH2 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 CH3, इसे क्या कहेंगे चलिए बताओ? नॉर्मल हेक्सेन। सीधा कर दो, 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन में B2O5 की प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब टेम्परेचर प्रेशर को याद रख पाता है? नहीं। तो सुटेबल टेम्परेचर यहाँ लिखा तो 500 डिग्री सेल्सियस,
15 atm प्रेशर है एटमॉस्फेयर। ना भूल जाओ तो टेम्परेचर प्रेशर सुटेबल होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लेके चले जाओ। तो ये क्या करता है, कुछ लोग इसको मेटल से पास करते हैं, मेटल से। यहाँ इन्होंने बेरिलियम पेंटॉक्साइड से पास किया, तो ये बाद में क्या बन गया तुम्हारा बेंजीन। आप ये जरूरी नहीं यही ले लो, आप और मेटल ले सकते हो, Cr2O3, मॉलिब्डेनम ले सकते हो ऑक्साइड। आप किसी मेटल का जो ट्रांजिशन मेटल से उनकी ऑक्साइड ले सकते हो। उनकी प्रेजेंस में इन्होंने प्रैक्टिकल किया, इस पर उन्होंने प्राप्त किया, बेंजीन बन गया। और बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। याद आया? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन, बोलो। तो ये एल्केन से तुमने एक एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं। प्लस ऐसा नहीं हाइड्रोजन गैस निकली 4H2, देखो ना नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला 6 दूनी 12 2 14 6 C6H14। अब C6H6 क्या निकल गया 4H2, 8 6 14 हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। तभी तो यहाँ डबल सिंगल डबल आया, जब पाइबॉन्ड बनेगा। इसे नोट कर लीजिए। अगर बेटा यहाँ पर नॉर्मल हेक्टेन ले लें, इधर देखो हेक्सेन जगह क्या ले लें, नॉर्मल हेक्टेन। तो देखो यार एक और यहाँ लगा दो, यहाँ पर CH2 कर दो, यहाँ CH3 कर दो, तो पता क्या बन जाएगा, दिस इज ए टॉल्यूइन, C6H5CH3, इसे कहते हैं टॉल्यूइन। यस, अब बताओ टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन जगह क्या ले लिया हमने, नॉर्मल हेप्टेन। बताओ हेप्टेन का फार्मूला क्या होगा, 7 और 14 तो 16 हो गया। यहाँ क्या फार्मूला बन जाएगा, C7H कितना हो गया 5 8 3 8, कितने से बचे 8 बचे, यहाँ पर 8 हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर 4H2, बोलो बैलेंस करके देखो, बोलो सही है? सही नहीं है, 8 बचेंगे सर। अरे 5 3 8 है तो हाइड्रोजन, कार्बन 7 है, 8 ही बचे, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन और मोर निकले हाइड्रोजन के, बोलो। यस सर। इसे नोट कर लीजिए। तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि सुटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्केन को जब पास करते हैं नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेक्टेन को, तो वी विल गेट बेंजीन एंड टॉल्यूइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। सर 8 इलेक्ट्रॉन ले 8 बोलेंगे तो ऐसा नहीं, हम ये नहीं करते, यहाँ पर CH2 CH3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा इथाइल आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखिएगा ऑक्सीडेशन, एल्केन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लिखिएगा एल्केन का सर। ये प्लीज ये हम समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया। मैं आप यहाँ कार्बन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन में पहले बेंजीन बनेगा, बेंजीन ज्यादा स्टेबल है, उसके साथ अन्य कार्बन लगते चले जाएंगे। और कोई कंपाउंड तुम बनाओगे इसके बीच में 7 कार्बन 8 कार्बन, वो अनस्टेबल होंगे। बेंजीन सबसे एरोमेटिक में सबसे स्टेबल स्पीशीज मानी जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। 12 तो नकली बन जाएगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है उस कैटलिस्ट पर कि कैटलिस्ट कौन सा लिया गया है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि 12 कार्बन लेने से नेटलिन बन जाए, नेटलिन बनाने की और भी प्रोसेस है, ठीक है। ये जो तरीका हमने बताया वो समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटाइजेशन के बाद में, एरोमेटाइजेशन के बाद कौन लेंगे बेटा, हाँ यहाँ कैटलिस्ट याद रखना, Cr2O3 और हमारा B2O5 और मोलिब्डेनम MoO3। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। क्या आता है? ऑक्सीडेशन। अब आपको बताएं ऑक्सीडेशन की बात, ऑक्सीडेशन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब कंबस्शन, अगर तुम्हें याद हो कंबस्शन। क्यों भाई, हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन का कंबस्शन करोगे CO2H2 मिलेगा। यस सर। अगर आपको बताते हैं CH4 है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो कंबस्शन हो रहा है। C से क्या बनता है CO2 और H2O प्लस हीट निकलती है, और हीट निकलती है तो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद आया? यस सर। और यहाँ CO2 निकल रही है तो कार्बन पे चार्ज कितना है, रिडॉक्स में आ जाइए -4, कार्बन -4, यहाँ कार्बन क्या है +4, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। बोलो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर। हाइड्रोजन पे चार्ज यहाँ कितना बताओ बच्चों, +1 है, वो तो बना रहेगा। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। यस हो रहा है। सर। अब आप बताओ इस रिएक्शन को बैलेंस करो। इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, ये देखो जहां भी हाइड्रोकार्बन मिल जाए तो CO2 बदल जाता है, H2O बदल जाता है, ये बात क्लियर है। अब बताओ हाउ मेनी कार्बन, 1 कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए इधर 2 और 2 4, तो 2 का मल्टीप्लाई करते रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ में आ गया? अब होता क्या है, अगर हम इसको ऐसे लिखें CnH2n+2 प्लस ऑक्सीजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पर ध्यान समझना,
तो बताओ बच्चों CO2 और H2 कितने लिखे जाएंगे, ये बताओ मेरे को। अगर हम यहाँ पर CnH2n+2 लिखते हैं तब मुझे बैलेंस करके बताइए, यहाँ तो 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे 1 मोल CO2 और 2 मोल वाटर मिल रहा है। रिएक्शन ऐसे तो बैलेंस कर दोगे। अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो कैसे आप बैलेंस करके लिखोगे? अब आप देखिए n कितने हैं यहाँ पर, बैलेंस करो। n कितने हैं? n है। कार्बन कितने हैं? n है। तो कार्बन यहाँ n का गुणा कर दिया, बैलेंस हो गया, कार्बन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2n+2 तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं ये बताइए। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2n+2 तो आगे 2n+2 का गुणा कर देंगे, लेकिन बटे 2 कर देंगे। क्यों? 2n+2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2n+2 H2 माने डबल हो रहे तो आधा कर दिया मैंने। बोलो अब आप बताइए ऑक्सीजन कितने बचे? यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? NO2 और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? एक नहीं, 2n+2/2। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ऑक्सीजन 2n है एक तरह से, भाई समझे? इधर ऑक्सीजन कितने हैं? कुछ नहीं है। इधर ऑक्सीजन हो गए 2n और इधर ऑक्सीजन कितने हो गए? 2n+2/2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 4n+2n+2 तो 6n+2/2। ये क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गए। इतने क्या आ गए? सॉरी ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसके का? 6n+2/2 नहीं, इतने तो ऑक्सीजन है, यहाँ O2 लिखा है, डबल लिखे हैं, तो इसका आधा और कर देंगे। नहीं समझे? ऑक्सीजन है 6n+2/2। बोलो अगर हम यहाँ O2 करेंगे डबल नहीं हो जाएंगे वो, तो उसका आधा करिए। तो इसलिए यहाँ पर जो निकल के आएगा CnH2n+2 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 6n+2/4 O2 gives NCO2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो यहाँ से, n+1 बचेगा H2। गौर से देखो ना, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? चलिए बताओ। 2 3 जा 6, 2 कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? 3n+1/2। अब आप एक काम करो, अब इस रिएक्शन में n की जगह तुम 5 लिख के देख लो। n की जगह क्या लिख के देखो? 5 या यहाँ पर एक रख के देखो 1, तो लो CH4 प्लस n की जगह क्या रखोगे? 1 तो 1 रखो 3 है, कितना हो गया? 4/2 क्या आ गया? 2। यहाँ एक रख के देखो, यहाँ एक रख के देखो, एक 2 हो गया। देखो चीजें वैसी बैलेंस हो गया नहीं? बैलेंस हो गई। जब तक हम चीजों को खुद नहीं करेंगे अपनी तरफ से, रटने से काम नहीं चलेगा। देखो हमने वही कर दिया, ये जनरल रिएक्शन हो गई। अब होता क्या है, कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अगर एल्केन हमारे पास CnH2n+2 है और इसका कंबशन करा रहे हैं तो कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए? तब आंसर लिखा होगा वहां पर 3n+1/2 3n+1/4। बोलो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कितने मोल बनेगी CO2? वो तो सबको पता है, Cn है तो n मोल बनेगी। कितने मोल वाटर बन रहा है? तो ये चीज हमने निकाली बाद में, n+1 मोल मिल रहा है एल्केन में। समझ आ गया? that is called oxidation, combustion, totally combustion, because we will get a complete combustion। तो CO2 मिल रही, ऑक्सीजन एक्सिस में होती है, ठीक है। लिमिट में कौन है? एल्केन कितना लिया? ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और ऐसा नहीं है, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और एल्केन का ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर कराओगे, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये नहीं मिलेगा। नहीं समझे? कंट्रोल्ड लगाम वाला ऑक्सीडेशन कराओ। ये तो बेलगाम वाला ऑक्सीडेशन था, जिसमें लगाम नहीं थी, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता? CO2। अगर तुम चाहते हो कि हम एल्केन का ऑक्सीडेशन ऐसा करें कि इसमें हम कुछ बनाना चाहते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कुछ भी, उसके लिए वो होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होता है समझिए ध्यान से। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये देखो एग्जाम्पल देते हैं, याद रखनी पड़ती है। मेथेन का ऑक्सीडेशन कराओ 1/2 मोल में कॉपर की प्रेजेंस में, तो मेथेन को जब गरम कॉपर की नली से पास करती है
ऑक्सीजन कितना ले लिया 0.5 मोल, ये 1 मोल मीथेन, तो वी विल गेट ए 1 मोल ऑफ मेथेनॉल। लो हमको मेथेनॉल प्राप्त हो गया, हमने मीथेन लिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीडेशन तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन बड़ी ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो दैट इज ए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, नॉट ए कंबस्शन। कंबस्शन मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नहीं आया समझ में? तो डिजायरेबिलिटी डिपेंड करती है आप क्या चाह रहे हो। अब आता है कि मेथेन के बाद जैसे हमने टर्सरी एल्केन ले लिया, जैसे ये देखो बेटा, इसका नाम है नियोपेंटेन। बेटा देखो ये कौन है, जल्दी से बताओ, टर्सरी नहीं, ये बताओ कौन है, आइसोब्यूटेन। आपने पढ़ा है आइसोब्यूटेन, क्या नाम इसका, आइसोब्यूटेन में अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं आप बताएंगे। ये हमारे हैं, अगर 3 हाइड्रोजन होते मिथाइल, सुन लो बेटा, और हाइड्रोजन 2 लगे कार्बन में तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन लगा है तो टर्सरी, वो सॉरी 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन होते तो सेकेंडरी, 1 हाइड्रोजन होता तो टर्सरी। यहाँ पर ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये टाइप ऑफ हाइड्रोजन कैसा है, टर्सरी। जैसे अगर हम आपसे पूछे CH3 CH2 CH3, बताओ इस प्रोपेन में कितने तरह के हाइड्रोजन है, बताइए, यही क्वेश्चन आ जाए। तो ये दोनों कैसे हैं, प्राइमरी, ये कैसा है, सेकेंडरी। समझ में आ गया? और जब एक हाइड्रोजन होता है उसे क्या कहते हैं, टर्सरी। नहीं आया समझ में? तो इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन अगर हम KMnO4 की प्रेजेंस में करते हैं तो ऑक्सीजन बीच में लग जाएगा, तो वी विल गेट अल्कोहल, और उसका नाम बन जाएगा क्या, देखिए ध्यान से, CH3 ये OH, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, बोलो, ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल। तो यहाँ प्रोडक्ट ये बन गया, समझ में आ गया? तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, विशेष कैटलिस्ट के प्रेजेंस में प्रोसीड कराई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब नेक्स्ट है पायरोलिसिस। 1-2 टॉपिक बचे बेटा, बस छोड़ रहे हैं, 1-2 टॉपिक की वजह से फिर एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए आप समझिए ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा रह गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या है जल्दी से बताओ, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब पायरोलिसिस की बात करते हैं, तो पायरोलिसिस क्या होता है, जस्ट समझिए ध्यान से। समझ में आ गया बेटा? यस सर, नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लिया। पायरोलिसिस की बात करें, पायरोलिसिस में क्या होता है बेटा, पायरोलिसिस क्या होता है, विवेक बेटा देखो सर, पायरोलिसिस समझिए। पायरोलिसिस 2 तरीके का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, एक पायरोलिसिस जानते क्या होता है, पायरोलिसिस का मतलब होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। पायरोलिसिस का मतलब क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका मतलब है हीट देने पर कोई चीज डिकम्पोज हो जाए। जब हीट देने पर कोई चीज डिकम्पोज होती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं या पायरोलिसिस कहते हैं। और सुनो, थर्मल डिकम्पोजिशन अगर कोई एल्केन का करेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, उसे हम क्रैकिंग कहेंगे। ये क्रैकिंग वर्ड जो आया है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन, और थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं लिख रहे हो तो पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज कॉल्ड क्रैकिंग। एल्केन के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए क्रैकिंग की जाती है। क्या की जाती है, क्रैकिंग। आप जैसे यहाँ रिफाइनरी में सिलेंडर भी पैक किए जाते हो, यस सर, किए जाते हैं, यस सर, LPG सिलेंडर भी पैक किए जाते होंगे, CNG भी मिल जाती होगी, यहाँ क्रैकिंग होती है साथ में। तो क्रैकिंग से यहाँ पर प्लास्टिक के दाने भी बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये पॉलीमर्स बनाती है, पॉलीएथिलीन। तो आपको बता दें, बड़े बड़े एल्केन होते हैं, उनको तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग। अब समझना ध्यान से, क्रैकिंग का मतलब होता है, इधर देखिए, इधर बेटा, क्रैकिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है थर्मल क्रैकिंग, एक होती है कैटालिटिक क्रैकिंग। अगर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्रैकिंग कराई जाए वो कैटालिटिक क्रैकिंग, और हीट लेके कराई जाए तो थर्मल। जैसे बेटा समझना ध्यान से, ये जैसे हमारे पास है, इधर देखो प्रोपेन, और इसकी क्रैकिंग करा रहे, तो क्रैकिंग कराने पर एथिलीन गैस बन गई प्लस, इधर देखो एथिलीन बन गई और प्लस मीथेन बन गई। कार्बन देखिए कितने हैं, 3,
उधर 3 हाइड्रोजन कितने 2 2 4 4 8 आठ। 3 3 6 2 8 8 इससे सीएनजी गैस में काम आएगी। मीथेन में 93% सीएनजी गैस होती है। अब ये बन गई है एथिलीन। क्या बन गई है? एथिलीन। और एथिलीन आपने सुना होगा एक प्लांट होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो वहां पर क्या होता है, इसका कराते पॉलीमराइजेशन। क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो ये बन जाता है पॉलीएथिलीन। क्या बन जाता है? पॉलीएथिलीन। और पॉलीएथिलीन के दो प्लांट हैं, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये प्लास्टिक के दाने हैं, और लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। आपको बता दें प्लास्टिक के जो मग है, बाल्टी है, या ये सब चीजें जो आती हैं, ये प्लास्टिक के दाने एक्चुअली होता क्या है, तुम कहोगे सर एथिलीन तो गैस है। एथिलीन क्या है? गैस। लेकिन हाई प्रेशर पर उसको किसमें बदल जाता है? पॉलीमराइजेशन किया जाता है। तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा चीज है, बताएं तुम्हें, फेविकोल का ढक्कन खोल दीजिए, ऊपर मोटी सी लेयर बन जाएगी अपने आप बिना। जस्ट लाइक ऐसे ही गैस जो है हाई प्रेशर डालने पर, कैटलिस्ट डालने पर ये सॉलिडिफाई हो जाएगी, और फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं यूरिया जैसे, जो फर्टिलाइजर होती है, और उनको ले जाकर पैक कर दिया जाता है। बाद में जो इंडस्ट्री प्लास्टिक की है और इस पे चाहती है हम मग बनाए, ये प्लास्टिक का ये जो बोतल बनाए, तो उनको क्या करते हैं, एक मोल्ड मशीन होती है उसकी, उसमें जाकर गला देते हैं, कलर डाल देते हैं, और वो प्लास्टिक की बोतल बन के तैयार हो जाती है। तो ये पॉलीएथिलीन जो बनाया जाता है प्लास्टिक, ये पॉलीथिलीन इथिलीन से बनाया जाता है, और इथिलीन प्राप्त होती है क्रैकिंग से। तो तुम हीट लोगे तभी तो टूटेगा भी इससे। तो ये हमने छोटा एग्जांपल बताया, बड़े बड़े एल्केन तोड़े जाते हैं कई भागों में। ये सब चीजें पॉलीमर पढ़ाई जाएगी क्लास 12 में। हाई डेंसिटी वाली क्वालिटी अच्छी होती है, लो डेंसिटी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जिनकी डेंसिटी अच्छी होगी तो कॉम्पैक्टनेस अच्छा होगा, मजबूत ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो प्लास्टिक कई तरीके की आती है ना, एक सस्ती भी एक महंगी भी। समझ में आ गया? इसी तरीके से अब बताओ, अगर यही रिएक्शन सुनो टेम्परेचर देने पर करोगे तो थर्मल क्रैकिंग कहलाएगी। अब यही रिएक्शन करोगे आप, टेम्परेचर कम कर दो, कैटालिस्ट मिला दो, तो कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैटालिटिक क्रैकिंग कहलाएगी। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये दो तरह की क्रैकिंग होती है, कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्मल क्रैकिंग। समझ में आ गया? यस सर। इस तरीके से ये क्रैकिंग हो गई है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था, केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड था। और इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में बताई, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको हमने हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और उसके बाद में क्या बताया है, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, उसके बाद पायरोलिसिस बताया है, ऑक्सीडेशन बताया है, और बीच बीच में एक टॉपिक को कई जगह से कनेक्ट किया है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई चीज को समझने में। जैसे अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था HNO3 किसमें, हेलोजिनेशन में, आयोडीनेशन में, तो उसका यूज भी बताया था। हेलोजन से भी हमने कनेक्ट किया था। तो इस तरीके से हमारा काफी बड़ा टॉपिक कवर हो चुका है। इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।